नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अशोक महान का नाम सुना होगा। अशोक महान जो दुनिया का सबसे महान शासक था दोस्तों, उसके बारे में आज कुछ कहानी भी बताऊंगा और उनकी कितनी पत्नियां थी, उनके कितने पुत्र थे और वो कौशाम्बी की कौन थी जिससे लब हो गया था, उनके सब के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा। और कलिंग युद्ध कब होता है और कलिंग युद्ध किसके साथ होता है दोस्तों, और अशोक महान ने शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, इनसे जो अपना प्रचार करने का कार्य किया है दोस्तों, एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य, जी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कौन लगते थे दोस्तों? तो बाबा, क्या बाबा या दादा? गांव में बोलेंगे तो बाबा और अगर शहरी भाषा में बोलेंगे तो दादा लगते थे। जी हाँ, शहरी भाषा में दादा और गांव के भाषा में बाबा। जी, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के बाबा थे और अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। जी हाँ, और मैंने बिंदुसार के बारे में एक वीडियो बना दिया है और जो बच्चे नहीं देखें कृपया आप चले जाएंगे और आप देख लीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और आज तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा और आपको हंसा हंसा के ये क्लास ऐसे बताऊंगा कि आप देखिएगा। आज मैं बताऊंगा अशोक महान। जी हाँ, अशोक महान के बारे में बताऊंगा। अशोक महान की दोस्तों 5 पत्नियां थी। जी हाँ, कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां थी। और कौन कौन थी सुनिएगा। असंधि, असंधि असंधिमित्रा, दूसरी महादेवी। जी हाँ, असंधिमित्रा, महादेवी। तीसरी महादेवी पद्मा, पद्मा। चौथी तिसरक्षिता, तिसरक्षिता। और 5वीं थी करुआकी। जी हाँ, की करुआकी। और दोस्तों असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, पद्मावती, तिसरक्षिका और करुआकी। जी हाँ, अशोक महान की 5 पत्नियां थी। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से अशोक महान को जिससे प्यार हो गया था और अशोक महान जिसको सबसे ज्यादा चाहते थे वो कौन सी थी? याद रखना, उसका नाम करुआकी था। जी हाँ, क्या नाम था? करुआकी। और दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो लड़की थी अर्थात हमारे कौशाम्बी में बोलेंगे बिटहिनी। जी हाँ, ये जो लड़की थी ये कौशाम्बी के जंगलों में घूम रही थी और राजा घोड़ा से चढ़ा हुआ जा रहा था और अचानक इस करुआकी नामक बिटहिनी के ऊपर पड़ जाती है नजर। और होता यूं है, राजा दोस्तों फिदा हो गया। जी हाँ, राजा क्या हो जाता है? फिदा हो जाता है। किसके ऊपर? करुआकी के ऊपर फिदा हो जाता। हा, ये कहां से टहल रही है? ये तो हमारे लायक है, लेकिन ये जंगल में कहां घूम रही है दोस्तों। और जैसे ही अशोक महान की निगाहें करुआकी पर पड़ती है और दोनों से निगाहें टकराती है और दोनों के दिल में प्यार हो जाता है। जी हाँ, ये शब्द एकदम राइट है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तभी क्या करता है अशोक महान? करुआकी से बोलता है कि जरा क्या पानी पिला दोगी? जी हाँ, वो बोलता है कि जरा पानी पिला दोगी। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि करुआकी क्या किया। उसी कौशाम्बी का नाम आपने सुना होगा, एक गांव है हिसामाबाद गढ़वा के जस्ट बगल में कौशाम्बी, और बड़ा ही फेमस गांव है और वो उस समय जंगल एरिया था। जी हाँ, आज आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ये प्राचीन काल में ये पूरा जंगल था और उन्हीं जंगलों में ये करुआकी क्या कर रही थी? लकड़ी काटते हुए वहां पर राजा ने इसको देखा था और दोनों के बीच में प्यार हो गया था और प्यार होने के बाद तब इसकी रानी बन गई थी दोस्तों। और दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूं कि करुआकी का एक पुत्र था जिसका नाम तीवर। जी हाँ, क्या था? एक पुत्र था जिसका नाम तीवर था। और बता देता हूं कि इनके पुत्र कौन कौन थे। पत्नियां दोस्तों 5 थी, असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिसरक्षिका और करुआकी। अब अशोक के पुत्र कौन कौन थे? तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम आप सुनिएगा। महेंद्र, कुणाल,
और कहीं कुणाल मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। एक का नाम जालौक, जी हां, और चौथे का नाम तीवर। ये अशोक महान के पुत्र थे। महेंद्र, कुणाल, जालौक और तीवर, ये उनके पुत्र थे दोस्तों। और इनकी पुत्रियां कौन कौन थी? जी हां, उस पॉइंट को भी आप देखिएगा कि अशोक महान की पुत्रियां कौन कौन थी। तो दोस्तों इनकी जो पुत्रियां थी, संघमित्रा, संघमित्रा और चारुमती। जी हां, संघमित्रा और चारुमती थी। याद रखना दोस्तों, संघमित्रा और असंधिमित्रा दोनों में थोड़ा फर्क है। आव लग जाएगा, असंधिमित्रा हो जाएगा तो उसकी पत्नी, और संघमित्रा हो जाएगा तो उसकी पुत्री है। दोस्तों संघमित्रा और महेंद्र को कहां भेजा था? इसने श्रीलंका भेजा था। जी हां, अशोक महान ने कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहा जाता है कि वहां का राजा भी बौद्ध धर्म में। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। ये कोई बात आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच संबंध अच्छे थे और ये चला आ रहा है। और अगले पॉइंट में बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अशोक महान का जन्म कब हुआ था, ये पॉइंट में ध्यान में रखिएगा। अगर जन्म की बात करें तो दोस्तों अशोक महान का जन्म 304 ईसा पूर्व में। जी हां, कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में अशोक महान का जन्म होता है दोस्तों। और याद रखना गद्दी पर कब बैठता है? गद्दी पर, जी हां, 273 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। और राज्याभिषेक, जी हां, राज्याभिषेक कब कराता है? 269 में, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराता है। कहीं कहीं ये बुक में 270 मिलेगा, आप कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा, क्योंकि मैं एस.के. पांडे की देखी हुई बुक से बता रहा हूं। और भी बुकें हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर 270 आ रहा है तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं। और ये सब ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं। जी हां, ये सभी ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं। राज्याभिषेक 269 में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जी हैं, 8वें वर्ष क्या किए थे? कलिंग युद्ध। जी हां, कलिंग युद्ध हुआ था 8वें वर्ष। और दोस्तों यहां पर यह पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि कलिंग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब से कब तक चला था। दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। जी हां, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और किसके किसके बीच में हुआ था? नंदराज के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और दोस्तों कलिंग कहां है? और कलिंग दोस्तों याद रखिएगा, कलिंग उड़ीसा में। जी हां, कलिंग कहां है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। अगर ये ऑप्शन में नंदराज नहीं मिलेगा तो याद रखना क्या नाम रहेगा? अनंत ये नाम नहीं रहेगा तो अनंत पद्मनाभ। जी हां, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपके ऑप्शन में अनंत पद्मनाभ ये शब्द में होगा दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा में है कलिंग और युद्ध कब हुआ था? 261। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कलिंग युद्ध में इतने लोग हताहत हुए थे कि मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों। ये युद्ध पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा युद्ध था कि इतने लोग इसमें मारे गए और कितनी महिलाएं विधवा हो गई। और कलिंग के नर नारी पुरुष बच्चे बेगुनाह लोग सब पूरी तरह से मार काट दिए गए, अर्थात लाशें ही लाशें बिछ गई कलिंग में दोस्तों। पूरा जो कलिंग उड़ीसा है पूरे खून की धरती से अर्थात पूरा लाल दिखाई पड़ने लगा। अर्थात
अशोक महान का कलेजा हिल गया दोस्तों। और हिल क्या गया, वो डर गया, अंदर ही अंदर सोचा ये मैंने क्या आदेश दे दिया दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था, दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय अपनाया था। जी हां, क्या किया था अशोक ने, दिग्विजय के स्थान पर धम्म अपनाया था, धम्म विजय। और धम्म विजय को मतलब क्या होता है दोस्तों, धम्म का मतलब होता है धर्म। जी हां, धम्म का मतलब होता है धर्म, और दिग्विजय का मतलब होता है कि अपने आप में एक हस्ती, झुकना नहीं। लेकिन इस युद्ध ने अशोक महान की आत्मा को इतना आघात पहुंचा, उसने वहीं पर शपथ लिया कि आज के बाद युद्ध कभी नहीं करूंगा दोस्तों। और उसने दिग्विजय के स्थान पर क्या कर दिया, धम्म विजय को स्थान अपनाया। अर्थात धम्म विजय अपना करके उसने क्या किया, धर्म का प्रचार किया। याद रखना, धम्म विजय अपनाकर उसने क्या किया, धर्म का प्रचार किया। और अशोक महान याद रखना, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म। जी हां, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म से पहले अशोक महान किस धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और कहा जाता है कि प्रतिदिन 60,000, जी हां, प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को ये भोजन कराता था। जी हां, बौद्ध धर्म से पहले वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को वो भोजन कराता था दोस्तों। ऐसी बात आती है। और यहां से प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि अशोक महान को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, कौन सा गुरु था जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया और किसके द्वारा। तो दोस्तों अशोक महान, जी हां, अशोक महान को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, उपगुप्त। जी हां, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, जी हां, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित। और अशोक ने प्रेरणा किससे लिया था दोस्तों, ये प्रेरणा, जी हां, प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा श्रमण से लिया था, श्रमण, निग्रोध से, निग्रोध। और ये श्रमण निग्रोध कौन था दोस्तों, तो अशोक के भाई का लड़का यानी भतीजा था। और अशोक महान क्या देखता है कि श्रमण निग्रोध क्या है, सुबह निकलता है और झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। और अशोक महान खिड़की से देखता रहता है और इसको बुलाता है कि आप इतने शांत स्वभाव कैसे ये आप रह रहे हैं। तो इसने बोला कि आप मार काट को छोड़ दीजिए और आप जो है बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, आपको जिंदगी में शांति ही शांति मिलेगी। और दोस्तों अशोक ने किया भी वही, इसकी से प्रेरणा लेकर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और दोस्तों ये प्रण कर लिया कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा और धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री और अपने बेटे को कहां भेजा, श्रीलंका भेजा। अब दोस्तों और आगे चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि मौर्य काल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल, जी हां, मौर्य काल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था, तो अशोक महान का था। जी हां, अशोक महान का। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मौर्य काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय था, अशोक महान के समय था। इससे बड़ा साम्राज्य मौर्य काल में किसी के पास नहीं था, यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों अगले पॉइंट में क्या हम जानेंगे कि इससे क्या क्या लाभ, क्या क्या पदाधिकारी कौन कौन थे जो इनके काल में रहते थे, उन पदाधिकारियों के बारे में एक नजर डालेंगे। नजर क्या है, अग्रामात्य। जी हां, अग्रामात्य क्या है, रूप दर्शक क्या है, रूप दर्शक। जी हां,
रूप दर्शक क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये क्या है? उसके बाद रज्जुक, जी हां रज्जुक क्या है? और रज्जुक के बाद प्रतिवेदन, प्रतिवेदन ये मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, जी हां ये मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी थे दोस्तों। और इन शब्दों का प्रयोग किन किन अधिकारियों के लिए किया जाता था, एक नजर इस पर भी डालेंगे दोस्तों। अग्रामात को बोलते थे प्रधानमंत्री को, जी हां प्रधानमंत्री को बोला जाता था। और रूप दर्शक किसको कहा जाता था? सिक्कों के अधिकारी को, सिक्कों के जांच अधिकारी को, जांच करने वाले अधिकारी को कहा जाता था रूप दर्शक। और प्रतिष्ठा यह एक प्रकार की अदालत थी, क्या थी? यह एक प्रकार की फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत थी, जी हां फौजदारी अदालत। और रज्जुक का काम क्या होता था दोस्तों? यह जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, जी हां रज्जुक क्या होता था? जिले का प्रमुख अधिकारी, जी हां जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। अगर हम आज बात करें तो जैसे जिले में डीएम होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस समय जो राजा के दरबार में रज्जुक रहता था ये जिले का प्रमुख अधिकारी होता था जिसे डीएम कहा जाता था। अब एक क्या है नीचे? प्रतिवेदन, ये क्या है? जनता की बात को राजा तक पहुंचाता था, जी हां जनता की बात को राजा तक पहुंचाने का कार्य राजा तक पहुंचाता था। अर्थात ये कहें ये एक प्रकार का मीडिया, जैसे आज मीडिया का काम क्या होता है? प्रधानमंत्री तक अगर बात पहुंचाना है तो मीडिया का सहारा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारा संवाद नहीं हो पाएगा। तो याद रखना उस समय इस प्रतिवेदन का मतलब ये जनता की आवाज को सुन करके राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था दोस्तों। तो इसको क्या बोलते थे? प्रतिवेदन। और दोस्तों हम आपको और लास्ट में कुछ पॉइंट को बताना चाहते हैं, जैसे बताना चाहते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, क्योंकि उसी के बाद मौर्य वंश की समाप्ति होती है। जी हां मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ, जी हां ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। जी हां 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या किसने कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। जी हां पुष्यमित्र शुंग ने 185, जो कि बृहद्रथ का ये प्रधानमंत्री था, अर्थात इसी के अंडर में ये कार्य करता था, अर्थात इसलिए इसने क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दिया। और दोस्तों आपसे बता देना चाहता हूं कि अशोक महान का प्रधानमंत्री राधा गुप्त थे, राधा गुप्त, जी हां ये अशोक के समय प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। और वही प्रधानमंत्री बिंदुसार के भी दरबार में प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको जरूर पसंद आएगा। और देखिएगा दोस्तों आज अशोक महान से जुड़ी हुई जो बातें थी उसको मैंने बता दिया, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए और कुछ मुख्य बातें इसमें से कुछ थोड़ी बहुत बाकी है। जैसे क्या बाकी है कि अशोक ने अपने राज्यों का जो प्रचार किया था वो किस माध्यम से? शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख। इसका मतलब यह शिलालेख, शिला माने पत्थर, पत्थर के सहारे से उसने अपने राज्यों के विस्तार के बारे में, और स्तंभ का मतलब पिलर, पिलर के माध्यम से आप देखते हैं कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, जैसे कौशाम्बी में मिल जाएगा, आप जाएंगे तो वहां पर किला में क्या हुआ है? टूटा हुआ आज भी है। सारनाथ के स्तंभ में चले जाइए वहां भी अशोक का ही प्रचार फैला हुआ है। तो ये सब उनके प्रचार करने के एक माध्यम थे दोस्तों। और दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।
और जय हिंद जय भारत।